कर लो आप। क्या कह रहे हो? मैंने बोला उस मतलब मेरे को जो लगा सर कि मेरे को लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी अपॉर्चुनिटी, जब मिली है तो करो। वंदना अरोड़ा, क्या इन्होंने किया बताओ जरा। साधना के आधार पे इसको एक्सप्लेन करो। पता नहीं सर। कोई बात नहीं। प्रेमानंद, आप बताओगे? इन्होंने मेरे ख्याल से जी अपने आप ही जैसे साधना के अंदर आ गई, तो इन्होंने अब अपने आप ही उनके प्राकृतिक रूप से इनके मन से उसके लिए वो प्रार्थना होने लग गई है। तो ना हम जो एक माँ का स्वभाव होता है, वो माँ का स्वभाव होता है जो इसको ना हम प्योर प्योर साधना के आधार पे इसको समझेंगे। इन्होंने उसको वर्तमान में रहने की सलाह दी। इन्होंने उसको कहा कि आप पेपर देखो, दे दो, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट। पेपर वर्तमान है, रिजल्ट भविष्य है। पेपर वर्तमान है, इन्होंने उसको वर्तमान में रहने की सलाह दी। आप जब भी वर्तमान में आओगे तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऋचा, समझ आई मेरी बात? अब जब मैं आपसे बात करता था आपके बेटे के लिए, तो मैं बेसिकली आप लोगों को वर्तमान में आने के लिए बोलता था। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। वर्तमान में आओ। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वर्तमान हमारे साथ है, हमारा सब कुछ है, और हम वर्तमान में नहीं है। हम या तो अतीत में उलझे हुए हैं या भविष्य में उलझे हुए हैं। इनका बेटा उस समय कहां था? भविष्य में था। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। पेपर देने का अनुभव तो उस बच्चे को आएगा, कंप्लीट करने का अनुभव तो उस बच्चे को आएगा। उसको पता लग गया पेपर कैसा होता है, उसको पता लग गया कि पेपर में जाता हूं तो हार्ट बीट कैसे चलती है, कॉन्फिडेंस कैसे अप एंड डाउन होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हॉरोस्कोप के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको यूटिलाइज करना है। वो कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो अंतिम सत्य है कि यही होगा। मैं कहता हूं जन्मपत्री आपका अंतिम नहीं, आपका प्रारंभिक बिंदु है। आप स्टार्ट करते हैं वहां से, क्योंकि इन्होंने साधना की है, इनके भीतर कहीं ना कहीं ये बैठ गया कि भाई वर्तमान में रहना है। तो उन्होंने उसको बोला पेपर तो दे दो तुम। तो टेक्निकली साधना के शब्दों में गए तो उन्होंने उसको बोला बेटा वर्तमान का काम तो करो, भविष्य भविष्य की बात है, तब की तब देखेंगे। तो अगर आपका वर्तमान ठीक जा रहा है तो भविष्य जब वर्तमान के रूप में सामने आएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा घटित होगा। और जो रिजल्ट सामने आया वास्तव में कुछ चौंका देने जैसा है। स्टेट में कोई लेवल लेना मुझे नहीं लगता कोई छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर। सर 12th के भी बच्चे थे, उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, पूरे स्कूल में से इसी का हुआ है। कल स्कूल से ही फोन आया था, 15,000 रुपीज वो मिली है, इनाम की मिली है। और ग्रेट है। लोग कहते हैं कि माता पिता का फर्ज निभाओ, माता पिता का फर्ज निभाओ। माता पिता का फर्ज ये फर्ज है कि आप अपने बच्चे को उस समय सही दिशा ना देते हो, पेपर ना देते हो पेपर। सर सबने यही कहा कि कोई नहीं, ऐसे ही तो पेपर है, दिन छोड़ना। मैंने कहा यार अक्षय कुमार आता है उसके ऐड में, क्या हो गया, इतना बड़े लेवल का पेपर है, देने दो, जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, थोड़ी देर बर्थडे पार्टी मिस कर देगा, कुछ नहीं होता, कर दे। मैंने कहा बेटा बैठ जा, तू कर ले पेपर, कुछ नहीं होता तू।
पर मुझे भी नहीं इतनी होप थी कि इतना अच्छा हो जाएगा, पर आपको होप इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने भविष्य को देखना बंद किया उस समय। मेरी भविष्य की सफलता का क्या पैमाना होगा, ये चीज मेरे को प्रेशर में डाल देती है, इसका दबाव। आप देखो अपनी अपनी लाइफ को खोल के, हमेशा ये सोचते कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, और फिर आपके भीतर एक चलने वाला निरंतर द्वंद्व स्टार्ट हो जाता है। एक द्वंद्व चलना शुरू हो जाता है, ऐसे हुआ तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे किया जा सकता है, ऐसे हुआ तो कैसे करेंगे। अब आप देखो, आपका सारा का सारा फोकस, आपका केंद्र वो एक अनकहा अनसुलझा भविष्य हो गया, वर्तमान में तो है ही नहीं। यानी कि जिस समय हम पेपर की बात कर रहे हैं उस समय हम सिर्फ सफलता असफलता उसके परिणाम को फोकस में कर रहे हैं। कहीं भी हमारे भीतर ये पॉइंट है ही नहीं कि यदि हम ऐसे करें अभी जो हमारे सामने है तो ठीक है। जैसे ही हम वर्तमान क्षण में आते हैं तो जिंदगी में चमत्कार घटने शुरू हो जाते हैं। यही चमत्कार है, और ये मैंने चमत्कार तो कब किया सर, मैंने तो फील किया है वो चमत्कार। तभी तो हंस रहे थे जब ऑपरेशन हो रहा। सर फैमिली वाले, सर मैं ठीक हो गई थी, जब मैं 15 दिन हो गए तो मैं उठ गई, तो सबको यही लग रहा, मैं खुद खाना बनाने लगी तो सब मुझे ये कह रहे तेरा ऑपरेशन हुआ हुआ इतना, और तू खुद खाना क्यों बना रही है, अब लगा ले खाने वाली। मैंने कहा जब मेरे बच्चे नहीं खाते खाने वाली, मम्मी आ रखी थी तब तक 15 दिन तक, मैंने कहा खाएंगे ही नहीं, वो तो बना के चली जाती है खाने वाली, तो बच्चों को गर्म खाने की आदत है। मैं कहा जब मैं कर रही हूँ तो कर लूंगी, क्या हो गया। वो अचानक से एकदम से जो फीवर हुआ उससे हुई तबीयत खराब, वरना तो मैं ठीक ही हो गई थी, मेरे को खुद को अच्छा लगने लग गया था। जब हमारे माइंड से पॉइंट निकल जाता है ऑपरेशन हुआ है अब क्या होगा, तो देन वी से शरीर खराब हो जाएगा, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो हम ये प्रकृति में एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि अब हमारे शरीर कमजोर हो गया, हमने डिसाइड कर लिया है। बिकॉज हमें अपने पे विश्वास नहीं है, हमें हमारे डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है, हमें उनके द्वारा रिसर्च की गई दवाइयों पे विश्वास नहीं है। आजकल तो बहुत अच्छी दवाइयां अवेलेबल है मेडिकल साइंस में, और खास तौर से मेडिकल साइंस जहां भी ऑपरेशन संबंधी बात है तो गजब है, अभी उसका तोड़ कहीं अवेलेबल नहीं। ठीक उस समय जब आप महसूस करते हैं कि नहीं मैं ठीक हूं, तो आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो अब आपका शरीर, आपकी सेल्स, प्रकृति की शक्तियां अब आपको ठीक करने की ओर जुट जाती हैं। ये सारी की सारी शक्तियां हमारे मेंटल पावर से गाइडेड होती हैं, उनके कंट्रोल में, उनके अधीन है। हम जब मैनिफेस्ट करते हैं कि भाई आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, तो आप ऑटोमेटिकली हैप्पी और हेल्दी हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली। बढ़िया है, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर डॉक्टर साहब आपने कोई पैकेट भेजा है क्या? आई वॉज गैसिंग, तो मैंने गैस किया कि उस पर आपके फादर का नाम है, और क्योंकि वो अलीगढ़ था वहां पर एक एड्रेस में। अच्छा, वो बिलिंग एड्रेस हो गया होगा गुरुजी, पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो उसके लिए माँ के लिए घी भेजा है, बिल्कुल जोत में लगेगा। मैंने गैस किया कि वो शायद आपने भिजवाया है। मैं कहना चाह रहा था आपसे और ऋचा से कि थोड़ा सा आप लोग आंवले का सूखा मुरब्बा जिसमें चाशनी कम होती है वो जरा खाइए, अगर देख लीजिए आपको मिल जाए तो आसपास कहीं से। गुरुजी घर का बनाया 4 दिन पहले, देखिए कितनी सरप्राइजिंग बात है। घर का बनाया बनाया मैंने। तो खाया भी आपने वो? एक खाया, फिर रह गया, 3 दिन से नहीं खाया। आप बोल दिया आज से, और उसे बनाया जब इसीलिए। आपने एक पीस खाया था तो क्या आपको खांसी मारा महसूस हुआ था? गुरुजी इमीडिएटली तो अभी ऐसे तो मुझे याद नहीं है कि। ओवरनाइट में, जैसे आज खाया तो आपको कल सुबह महसूस होना चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, बनाया इसीलिए घर की धागे वाली मिश्री लेके, मतलब धागे वाली मिश्री
आंवले सूप खुद करके बनाया अभी। बढ़िया। आइए आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। आपकी चेतना आपकी सांसों पर, सहज स्वरूपा का हेल्थ थोड़ा सा अनीज है। आइए साधिका नवमल्लिका के सानिध्य में सब साधक अपने को अनम्यूट कर देंगे। आइए साधिका नवमल्लिका के सानिध्य में सभी साधक बहुत प्रेम के साथ मल्लिका की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए बहुत प्रसन्न मन से प्रेम के साथ ब्रीथ मेडिटेशन करें। सभी साधक अपने सांसों पे ध्यान देंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हम सभी अपने आप को शांत महसूस करेंगे। और अपने आप को कहेंगे, मैं सुंदर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ। अपनी आती जाती सांसों को हम देखेंगे। मैं सुंदर हूँ, मैं शांत हूँ, सभी साधक अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर आएंगे। मैं अपने करीब आ रहा हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं खुश हूँ।
मैं अपनी आती जाती श्वासों को देख रही हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। हम सभी के चेहरों पर एक हल्की हल्की मुस्कान है। हम अपनी सांसों को देख रहे हैं। हम अपनी सांसों को देख पा रहे हैं। मैं खुश हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। हम सभी गहरा लंबा सांस अंदर लेंगे। एक्सहेल। मैं खुश हूँ। मैं सुंदर हूँ।
मैं अपनी सांसों को देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। हम सभी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है। गहरा लंबा सांस। मैं शांत हूँ। हम अपनी आती जाती श्वासों को देख पा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सभी की चेतना हमारी सांसों पर है। हम अपनी आती जाती सांसों को देख पा रहे हैं।
lam 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 lam
अभी चंचल जी के सानिध्य में हम का उच्चारण करें।
विभिन्न अक्षरों के उच्चारण से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वायुमंडल से वो ऊर्जा आपको ऊर्जित कर रही है। कुछ क्षणों के लिए अपने ऊपर बरसती हुई उस ऊर्जा का अनुभव लें। आपकी चेतना आपके सांसों पर है। धीरे से अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर रगड़कर घर्षण पैदा करेंगे और गर्म हुई हथेलियां अपनी आंख, चेहरे, कंधे, भुजाओं और बदन पर लगाएंगे। जैसे जैसे आंखों की पलकें खुल जाएं, उनको खुल जाने देंगे। अच्छा लग रहा है? धन्यवाद एडवोकेट नो मल्लिका, बहुत अच्छे से सांसों का ध्यान कराने के लिए। ये हमारा पहला प्रयोग था आज सांसों के ध्यान का, जब किसी साधक ने कराया है। नो मल्लिका रात कुछ परेशान थी और मुझसे बात करती थी और मुझसे कहती थी कि मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए जिसके आधार पर मैं ये ध्यान करा सकूं। मैंने कहा आपको जो अनुभव है, आप उस अनुभव के आधार पर स्वयं निर्णय लीजिए। यदि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा तो आपके जितनी सृजनात्मक ऊर्जा है मैं उसको सबको बाइंड कर दूंगा और आपका जो सार्वभौम शक्ति है या पावर है उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आज जो एक बहुत खास चीज मुझे
बहुत सुकून से भर गई। वो था बैटन एक्सचेंज बिटवीन नवमल्लिका एंड वंदना। ब्रीथ मेडिटेशन में, क्योंकि ये पता नहीं होता कि कब वो मेडिटेशन का ओवर हो रहा है, तो ब्रीथ मेडिटेशन के बाद जो साधक जिस अक्षर को उच्चारण करना है, उनको समझ नहीं आता कि उनका अंतिम बिंदु कहाँ है, जो पुराने साधक ने छोड़ा है, बैटन एक्सचेंज, बैटन चेंज। नवमल्लिका और वंदना ने इस तरह से व्यवस्था की, एक का सेशन फिनिश हुआ, दूसरे का स्टार्ट, उसका पता नहीं चला, वहां कोई गांठ और गिरा महसूस नहीं हुआ। ये सभी साधक ख्याल में ले लें, ऐसा है। धन्यवाद वंदना, धन्यवाद सर्वेश, धन्यवाद चंचल जी, आप सबका इतना सुंदर सहयोग करने के लिए। कोई साधक कुछ कहना, बताना या पूछना चाहते हैं तो स्वयं को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। भजन कौन सुनाएंगे? गुरुजी कुछ कहना चाहता हूँ मैं। बोलिए भारद्वाज जी। एक तो आज मुझे एक क्षण के लिए ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसे आसमान में कोई रथ है, वो प्रकाश का रथ है बिल्कुल, और प्रकाश रूप में कोई खड़ा है और मुझे हाथ पकड़ के ऐसे वो जैसे आसमान में ऐसे ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ऐसा मुझे लगा एक क्षण के लिए बस। फिर मैंने ये देखा कि पता नहीं ये ठीक है गलत है, लेकिन ये मेरा क्या हुआ। अच्छा है, अच्छा है। आपको एक बात की गारंटी है, कोई कहीं नहीं लेके जाएगा, आप यहीं रहेंगे। अच्छा है, गुड है, बहुत बढ़िया। आप जब आए थे कुछ दिन पहले, तो मैंने आपसे चर्चा की थी, और मैं अक्सर चर्चा करता हूं नाड़ियों के संदर्भ में। आपको जो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरो सिस्टम, तो वो प्रकाश इतना हाई पावर है कि आपकी नाड़ियां उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, प्रखच्चे उड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे प्रकृति का इंटरफेसिंग होता है, धीरे धीरे इंटरफेसिंग होता है। और कोई? एक सवाल भी है गुरुजी मेरा। वर्तमान में रहने की बात होती है, तो पास्ट और फ्यूचर इनका भी रोल है हमारे जीवन में, तो उनका रोल को सही अनुपात में या सही तरीके से समझते और जानते हुए सिर्फ वर्तमान में कैसे रहा जा सकता है बिना 80-10-10, 80-10-10। ओके, शायद अभी भी 10-10 कुछ ज्यादा कह दिया। अब इस गणित के आधार पर अगर देखें और अपने अपने को आप चेक करो कि आप अब आपका कितना है, कितना परसेंटेज पास्ट में, कितना फ्यूचर में, कितना प्रेजेंट में। वैसे तो 98-11 होना चाहिए। पास्ट का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। पास्ट का जो वैल्यू है वो सारा का सारा अनुभव रूप में आपके पास आ चुका है। जब वो अनुभव रूप में आपके पास आ ही चुका है, तो 1% भी ज्यादा लगता है। भविष्य पूरी तरह से अबूझ है। ऋचा कुछ परेशान थी परसों, तो ऋचा के साथ मेरा कन्वर्जन हुआ ऑडियो के रूप में। जल्दी ही वो कन्वर्जन आप लोगों के सामने आ जाएगा। टोटल इट वॉज ए फैंटास्टिक कन्वर्जन। मैंने उनको यही समझाया, मैं हमेशा कहता हूं वर्तमान तो धुंध से भरा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। वो
भविष्य तो धुंध से भरा हुआ है, आपको पता ही नहीं है, आप देख ही नहीं सकते भविष्य। सर्दियों के दिनों में आप घर से बाहर निकले तो आपको फॉग मिलेगा, धुंध मिलेगी, पता ही नहीं क्या होगा। भविष्य पूरी तरह से धुंध से भरा हुआ है, आप उसी धुंध में हैं। और जैसे ही आप भविष्य की ओर निगाह डालोगे तो यू आर टोटली कंफ्यूज्ड, कुछ दिखता ही नहीं है। अब आप सामने निगाह रखिए, ऐसे अपनी निगाह बिल्कुल सामने रखिए और कदम चलाइए। अब आपको पता ही नहीं पैर के नीचे गड्ढा है, कीचड़ है, पत्थर है, कांटा है, कंकड़ है, गिरोगे। ठीक इसी समय जब आपको ये अनुभव हो जाए कि चारों ओर धुंध है, तो अपनी निगाह को नीचे अपने कदम पे ले आइए। कितनी भी धुंध हो, आपको आपका पहला कदम बिल्कुल सटीक दिखाई देगा, क्योंकि वो पहला कदम आपका वर्तमान है। यदि आपकी निगाह आपके कदम पे होगी तो कितनी गहरी धुंध हो, आप कभी डगमगा नहीं सकते, आप गिर नहीं सकते, आप असंतुलित नहीं हो सकते, व्यवस्था ही नहीं बची। तो बस अब आपको ख्याल है कि आगे बढ़ना है, ये भविष्य है, बहुत है 1%, और क्या करना है। पर फिलहाल शुरुआत के लिए उसको 70-15-15 भी लेके चला जा सकता है, क्योंकि एक सामान्य जीव अपनी लाइफ में प्रेजेंट में मुझे नहीं लगता 10-15% से ज्यादा रहता हो। लेकिन जब वो अपनी पूरी तरह प्रेजेंट में आता है और उस पर कोई एक्शन लेता है, तो अभी हमारे सेशन के शुरुआत में जो रिंकी के बेटे ने किया, वो कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि रिंकी ने साधना की है, साधक के शब्दों में शक्ति आ जाती है। रिंकी ने जो अपने बेटे को कहा वो अपनी साधना की ऊर्जा से कम्युनिकेट किया, तो इसलिए वो उसको बात इफेक्ट कर गई। उसने बर्थडे पार्टी मिस करने का निश्चय किया, सब वर्तमान में हो रहा था। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी मजाक उड़ेगी तो मैं क्या करूंगा। उसने वर्तमान में किया, ठीक है मैं पार्टी मिस करता हूं, कब करता हूं, वर्तमान में करता हूं। क्यों? हल्का सा इशारा था, पेपर दे लेंगे। जब आप अपने वर्तमान में आ जाते हैं तो आप बहुत सारे पूर्वाग्रह हमेशा पास से रिलेट किया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं पूर्वाग्रह भविष्य का भी होता है, क्योंकि भविष्य को भी हमने पहले में आग्रह करके बुला लिया, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। भविष्य के प्रति भी पूर्वाग्रह होता है, पास्ट के प्रति तो होता ही है। तो हम बहुत सारे पूर्वाग्रहों में फंस जाते। जब हम पूर्वाग्रहों में फंस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दिमाग सेट हो जाएगा। आजकल के मैनेजमेंट में जो ओपन माइंड कॉन्सेप्ट है वो यही है। ओपन माइंड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करके कंपनी टारगेट से कनेक्ट कर दिया गया है, तो वहां पर वो भविष्य का आग्रह फिर आ गया। लेकिन चलते हुए जीवन में यदि आप अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के इन आग्रहों से फ्री हो जाएं, तो आप पूरी तरह वर्तमान में ही हैं। हम लोग पैसा जोड़ते हैं, क्यों? बुरे समय में काम आएगा। बुरे समय में काम आएगा। हम लोग पैसा कभी नहीं जोड़ते सोच के कि इसको हम एंजॉय करेंगे। आप खुद ही बुला रहे हो बुरा समय, खुद ही बुला रहे हो। तो जब आप कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो कि ठीक है ऐसा करना कर्तव्य है, उचित है, बस लेके छोड़ दी, ये ठीक है, हल्का सा आपने उस तरफ इशारा लिया, ठीक है भाई ये व्यवहार से ठीक है। लेकिन हम अपने आज की खुशियों को कटौती करके भविष्य के लिए जब ये सोच के जोड़ते हैं कि भविष्य के बुरे समय में काम आएगा, तो आप बुरे समय को बुला रहे हैं। आपने आज ये वादा कर लिया
कि मेरे पास बुरा समय आएगा। मेरे एक क्लाइंट बने और वो एक डॉक्टर है, 7-8 साल पुरानी बात हुई, बड़े नामचीन डॉक्टर है। तो जैसे था, जो सेवा बन पड़ी मैंने करी। अब वो मुझे बार बार ये कहते थे कि गुरुजी कभी भी कोई दिक्कत होगी, मेडिकल के लिए तो मैं बैठा हूं। तो उन्होंने एक बार कहा, 2 बार कहा, जब उन्होंने बार बार कहा तो मैंने कहा कि और कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं क्यों उस डर को अपने भीतर डालूं कि दिक्कत होगी। ठीक है, अगर वो समय आएगा तो उस समय व्यवस्था कोई डॉक्टर की आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी ना अपने आप ही। अब पीछे आप लोगों को पता है, मैं तो बाहर गया हुआ था, हिमांशु को इतनी चोट लगी, मुझे तो पता भी नहीं था। डॉक्टर की व्यवस्था थी, डॉक्टर आशुतोष से बात हुई, उन्होंने शायद कुछ एक्सरे या कुछ बोले, जो भी था ठीक है, उस व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। तो अगर कभी कुछ अच्छा या बुरा समय आएगा तो बुरा तो कुछ होता ही नहीं, अच्छा कुछ होता ही नहीं है। समय आएगा तो व्यवस्था भी बनेगी। लेकिन आज से सोच के कि 10 साल बाद ऐसा होगा, 2 साल बाद ऐसा होगा, नहीं, हल्का सा इशारा लेना है। और अभी आप पास्ट और फ्यूचर की मत सोचो, अभी आप सिर्फ ये सोचो मैं वर्तमान में कितना हूं, प्रेजेंट में मैं कितना हूं। अगर आपने ये देखना शुरू कर दिया कि मैं प्रेजेंट में कितना हूं, तो आप ये जानोगे कि धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस प्रेजेंट में बढ़ती जा रही है। और फिर आप जो निर्णय लेंगे वो अद्भुत होने वाले हैं। जागृति कम होगी तो पॉसिबल है कि हमारे निर्णय कुछ गलत हो जाए। आरती ने गलत निर्णय लिया 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, लेकिन कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं उस चीज में। क्योंकि एक गलत निर्णय भी हमें बहुत कुछ सिखा के और जगा के जाता है। मैं आरती को जो चीज 5 साल में नहीं जगा और सिखा पाता, आरती के एक गलत निर्णय ने उसके अंदर जागृति पैदा की। आप देखिए, उसने रियलाइज किया। ये रियलाइजेशन कभी भी सिखाया नहीं जा सकता। अगर मैं आरती की बात करूं तो उस समय थोड़ा वो भविष्य में चली गई, इसलिए निर्णय नहीं लिया। अगर मैंने आरती को ये प्रेजेंट में रहने का सूत्र पहले से अच्छे से क्लियर किया होता तो हो सकता है कि उनका निर्णय कुछ और होता। भविष्य पूरी तरह से अपने हाथ में है। भविष्य पूरी तरह से उस तरह से अपने हाथ में है जैसे अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट आपके हाथ में है। आप रोटी खाओगे, पराठा खाओगे, फ्रूट खाओगे, ब्रेड ऑमलेट खाओगे, इडली खाओगे, डोसा, आपके हाथ में है भविष्य। इसी तरह से हम जीवन में किसी अनकही अनजानी शक्तियों के हाथों में नहीं खेलते, वो हमारे हाथ में है। हमें उठना है, जागना है, अपने भविष्य का निर्माण खुद हो रहा है। अगर हमारा वर्तमान सही है, आपको हमेशा ख्याल रखना होगा भविष्य कहां से पैदा हो रहा है, भविष्य का गर्भ क्या है, बताइए, कौन बताएगा? भविष्य का गर्भ कहाँ है? आनंदमयी वर्तमान में। वेरी गुड, सबने सही कहा। सर इससे रिलेटेड एक बात कहनी है मेरे को। आपने जो बोला है ना, उसका एक एक्सपीरियंस, अभी मेरी आपसे इस बारे में बात नहीं, मैंने सोचा था आपसे बात करूंगी। सर जब अनन्या के एडमिशन की बात हुई थी तो मैं कितनी परेशान थी। मैंने उसका एडमिशन पुणे भी करा दिया था, फीस वगैरह सब जमा हो गई थी। तो मैंने आपसे कॉल करा, अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी और सबके हिसाब से आपने बोला बैंगलोर करा दो। एक बार मुझे लगा, मैंने कहा बिल्कुल नया कॉलेज बन रहा है और अभी बना भी नहीं है, अभी बिल्डिंग चल ही रही है। मैंने उसका एडमिशन आपके कहने से करा ही दिया था, माँ का नाम लेके। और सर मतलब मेरे को मैं इतनी सरप्राइज हुई कि सर जो मणिपाल है, मणिपाल का मेन ये है कि मणिपाल बच्चे इसलिए जाना चाहते हैं, वहां पे एक MRM करके
वो होती है, मतलब एमआरएम उनकी एक अलग से, और कॉलेजेस के अलावा वो आईआईटी वगैरह के और बाहर के भी, जैसे अनन्या का बाहर के कॉलेज में हो गया था ना, मिशिगन यूनिवर्सिटी में, तो उनके भी रिलेटेड वो मतलब एक प्रोग्राम, रोबोटिक प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके लिए वो बच्चों को बाहर भी भेजते हैं। और अनन्या का बाहर जाने का है ही प्रोग्राम कि उसको बाहर ही जाना है। और सर उनकी अपनी जो और ब्रांचेस हैं उसमें वो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सर उन्होंने बेंगलोर में वो इंट्रोड्यूस करा दिया। और सर अनन्या ने वो पेपर दिया सर, मतलब सरप्राइज की बात ये है कि वो पेपर हुए उसके, वो उन्होंने क्या करा कि गलती से बेंगलोर के बच्चों को भी ले लिया। अच्छा। उसमें अनन्या का 4 चीज में सिलेक्शन हो गया, 4 ही था, चारों के चारों में अनन्या का नाम आ गया। तो फिर वहां से एक मेल आती है कि ये गलती से ये पेपर लिया गया है, और अब इसमें इन बच्चों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मणिपाल का मेन कैंपस का प्रोग्राम है, इसमें हम और कैंपस के बच्चों को नहीं लेते हैं। अब इन्होंने बैंगलोर के बच्चों ने सोचा कि हमारा सिलेक्शन हो गया, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। प्रॉपर हमने पेपर दिए, सब कुछ, इतनी तैयारी करी है, 3 दिन लगे हैं पूरे बच्चों को इतना पेपर देने में। इन्होंने प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, उसमें इन्होंने बोला कि हमें नहीं पता कि हमें इस प्रोग्राम में करना है। अब इन्होंने फिर प्रिंसिपल ने इनको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, आपके साथ इतना बुरा कुछ नहीं होएगा। और सर प्रॉपर मेल आई है, अनन्या का उसमें सिलेक्शन हो गया है। तो सही कह रहे सर आप, वर्तमान सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, इससे अपने आप अच्छा हो जाता है। और जब वर्तमान में आप आ जाओ तो यहाँ पे दूसरा सूत्र ना चूके, धैर्य। धैर्य। ठीक उसी समय जब बच्चों को पता लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो बच्चों के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि वो जाके अथॉरिटीज से बात करते हैं, और दूसरा रास्ता था वो सभी इकट्ठा होके कुछ ऐसा कार्य करते जिससे टोटल सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाता। कोई हड़ताल करते, कुछ हिंसा करते, जैसे ये भी पिछले दिनों हमने देखा, जो एक भर्ती की परीक्षा हुई उसमें कितनी हिंसा हुई। तो जब आप वर्तमान में आ जाएं तो ठीक उसी समय धैर्य। उन बच्चों ने धैर्य रखा और उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया। जीवन के हर मोड़ पे, हर क्षण पे 2 रास्ते हमारे पास होते हैं, उसको चुनने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। दोनों रास्ते सेट हैं, लेकिन वो कौन सा रास्ता चुने ये निर्णय हमारा है। जो मैं कुछ देर पहले सार्वभौमिकता की बात करता था, रास्ते निर्धारित हैं, और इस चीज को पूरी तरह से गलत समझा गया है। लोग कहते हैं जी ये तो सब प्री डिसाइडेड डेस्टिनी है, प्री डिसाइडेड डेस्टिनी है, उसकी अनुमति के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम सब तो कठपुतलियां हैं। इसको गहराई से देख लेने जैसा है। प्री डिसाइडेड डेस्टिनी है, हाँ है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, हाँ है। हम उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, बिल्कुल नहीं है। वो कठपुतलियों का निर्माण नहीं करता, उसको कठपुतली में कोई शौक नहीं है। चुनाव की शक्ति आपके पास है। फिर आपने जब एक मार्ग चुन लिया तो अब वो मार्ग सेट है। आपको यहां से जाना है चेन्नई, दिल्ली से कई रास्ते हैं। आप बाई एयर जा सकते हैं, आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, बहुत से लोग कार भी चूज करते हैं। ये आपका डिसीजन है, आप कौन सा मार्ग चुनेंगे। अब जो मार्ग आपने चुन लिया बाई एयर का, तो अब सेट है रास्ता। अब जब आपने मार्ग चुन लिया रेल का, तो वो सेट है रास्ता। यहां फर्क समझना, रास्ता सेट है लेकिन रास्ते का चुनाव सेट नहीं है, वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। रास्ते का चुनाव क्या हो,
इस काम के लिए जो टूल ईश्वर ने हमें दिया है वो है बुद्धि। तो बुद्धि को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सुबुद्धि और कुबुद्धि। यदि आपकी बुद्धि बैलेंस्ड है अर्थात सुबुद्धि है, तो आप हर बिंदु पर सही निर्णय लेंगे। जैसे कि इतना हिलने के बाद भी परसों ऋचा ने मुझसे बात करना पसंद किया। आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे ऋचा ने जो शब्द प्रयोग किए थे, उसने मुझे बहुत बढ़िया बात कही, मुझे बड़ा आनंद आया सुन के। उसने मुझे कहा, गुरुजी आपने तीर सीधा दिल पे ही मार दिया। अद्भुत शब्द थे। हाँ, मैंने कहा हाँ, यस, स्वीकार है, मारा है। कई बार जगाने के लिए जरूरत होती है। और ठीक इसी समय यदि बुद्धि सहयोग ना करे तो आप वो निर्णय लेंगे जो आपको एक उस मार्ग पे डाल देंगे जिस मार्ग के मुसाफिर इस जीवन में आप नहीं हैं। तो मार्ग चुनने का, मार्ग पे चलने का, कौन से मार्ग पे जाने का डिसीजन आप कब ले रहे हैं? वर्तमान में ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान के क्षण में खड़े होकर तो आप कह रहे हैं कि यदि ऐसे हो गया तो ऐसे होगा। आप तो भविष्य में पहुंच गए। तो ठीक वो समय जब आप वर्तमान में कोई निर्णय ले रहे हैं और आप वर्तमान में हैं, वर्तमान में होने का अर्थ ये है कि बुद्धि सहयोग कर रही है, तो आप सही मार्ग चुन रहे हैं। सही मार्ग आपको जीवन की सही मंजिल की तरफ ले जाएगी। लेकिन यदि आप अभी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, चाहे वो पास्ट है चाहे वो फ्यूचर है। मैं आपको इसमें एक अनुभव शेयर करता हूं। बात है इलेक्शन की। जब जनरल इलेक्शन थे तो टीवी पर एक मोदी जी का इंटरव्यू आया था। 1.25 घंटे का इंटरव्यू था, रजत शर्मा ने लिया था। और वो 1.25 घंटे या 1.5 घंटे करीब वो स्टैंडिंग था, दोनों लोग खड़े हुए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की थी। और ध्यान रखना, जब भी कोई स्टेट्समैन बोलेगा तो उसकी बातों में कुछ सूत्र होंगे अगर हम उसको पूर्वाग्रह से ना सुने। तो एंकर ने उनको पूछा कि आपकी विदेश नीति सक्सेसफुल रही है पिछले 5 साल में और जो भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, इसके पीछे कारण क्या था? तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने ये निश्चय किया कि मैं जिस भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मिलूंगा, मेरी उनसे मुलाकात का जो अनुभव है मैं उसके आधार पर निर्णय लूंगा, ना कि उस आधार पे कि पास्ट में क्या हुआ है। ये क्रांतिकारी स्टेप था। उन्होंने ये घोषणा करी कि मैं वर्तमान में बात करूंगा, जिसको बाद में उन्होंने एक राजनीतिक तल पे भी फिर एक्सप्लेन किया था कि नाक झुका के बात करूंगा, नाक उठा के बात करूंगा, आंख में आंख मिला के बात करूंगा। वो राजनीतिक स्टेटमेंट था। लेकिन जो एक आध्यात्मिक या एक स्टेट्समैन वाला स्टेटमेंट था वो ये था कि मेरा उनसे जो इक्वेशन होगा मैं उस अनुभव पे चलूंगा, वर्तमान में रहूंगा। जब ये चिंतन हमारे भीतर गहरा बैठ जाता है तो बहुत तलों पर उसके रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। जब ये चिंतन हम राजनीतिक दृष्टि से करते हैं तो राजनीतिक तल पे उसका हमें पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तल पे करते हैं तो वहां दिखाई देता है।
पर यहाँ पर क्योंकि अभी हम व्यक्तिगत तल की बात कर रहे हैं, तो जब ये चिंतन आप अपने व्यक्तिगत तल पर लेके आएंगे तो व्यक्तिगत तल पे आपको उसका पूरा का पूरा इफेक्ट दिखाई देगा। इन चीजों को पकड़ा करो। कोई स्टेट्समैन है, कोई अपने फील्ड के पॉजिटिव और धुरंधर आदमी है, कोई अच्छी मूवी है, आपको पता है मूवी के राइटर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत कल्पनाशील होते हैं। जिस समय वो मूवी को कागज पे लिख रहे होते हैं उस समय उनको पता होता है कि यदि गाड़ी की टक्कर लगेगी तो गाड़ी के कुछ पार्ट टूट जाएंगे। वो कल्पनाशील है। तो इन चीजों को देखा करो, थोड़ा सा पकड़ा करो। लेकिन जब भी कभी आप कोई मूवी देखे तो मैं कहता हूं कि जागृत होकर देखना। इसको जागृत होकर देखना बोलता हूं कि वहां क्या हो रहा है। क्योंकि ठीक उस समय जब आप एक पिक्चर देख रहे होते हैं तो आप कुछ निर्णय ले रहे होते हैं कि क्या चीज मेरे भीतर जा रही है और क्या भीतर नहीं जा रही है। वहां पर भी आपका वर्तमान एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप कभी मत भूलो कि एक पिक्चर को देखने के लिए आपने अपने जीवन के बेशकीमती 2 या 2.5 या 2.25 घंटे की सांसें दी। इतना कीमती समय आपने उसको दिया है। वर्तमान में आप जब आप वर्तमान में रहेंगे तो आपको भविष्य की अनचाही समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तब जब मैं कहता हूं कि वर्तमान में रहो, भविष्य तो निश्चित है, तब वो बात सही साबित है कि आपने कौन सा मार्ग चुना। क्योंकि मार्ग एक या एक से अधिक हो सकते हैं, उसको चुनने की पूरी स्वतंत्रता आपके पास है, क्योंकि आप स्वतंत्र सत्ता के पुत्र हैं, सार्वभौम हैं। ये स्वतंत्रता आपके पास है, आप कौन सा मार्ग चुनेंगे। लेकिन वो मार्ग चुनने के बाद अब उस मार्ग के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। वो मार्ग निश्चित है, मार्ग चुनने की स्वतंत्रता आपके पास है। ये ईश्वर का अद्भुत सिद्धांत है। आप मार्ग चुन लीजिए, मार्ग में कोई टेंशन नहीं। मार्ग आप चुनेंगे वर्तमान में। फिर ऐसा नहीं है कि आज एक निर्णय ले लिया तो उसी पर चलेंगे। हर क्षण आपको चुनाव करना होगा, एवरी मोमेंट, क्योंकि हर क्षण वर्तमान है। साधना आपको धीरे धीरे जगा दी तो आप हर क्षण एक अच्छा निर्णय लेंगे। फिर धीरे धीरे जब आप में जागृति आएगी, आप में प्रेम बढ़ेगा, तो आपके निर्णय मूल रूप से इस बात से संचालित होने लगेंगे कि जिसमें मेरे अंदर डर का अभाव है, और दूसरा, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। यहां जीवन का बदलाव हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ये साधना का मूल उद्देश्य होगा। साधना का उद्देश्य ये नहीं है कि आप माला लेके बैठ जाओ, ये नहीं है। मैं अनुभव शेयर करता था ना मेरे क्लाइंट का, वो माता जी बोलती थी, मैं उनके हाथ में माला रहती थी और बोलते मैं श्राप दूंगी। वो भी अनुभव है। दुर्वासा आए हैं हमारे बीच में, ठीक है। भजन कौन सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगी गुरुजी। वाह, बढ़िया। ये गुरुजी सबके लिए ये शब्द है एक जो मैं गा रही हूँ। और ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है।
मैं वो हो जाऊं जो मेरी मर्जी है। लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, एक दिखे दोनों जो हीर वही रांझा। एक दिखे दोनों, द्वैत जो खत्म हो गया, जी द्वैत खत्म हो गया, है ना? शाबाश। जी, जो हीर वही रांझा, वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। बहुत सुंदर। जब वो छत पे आए, जब वो छत पे आए, हर घर की खिड़की हौले से खुल जाए। देखो, ईश्वरीय चेतना जब आएगी ना, बरसेगी ना, तो आपके हृदय की खिड़की खुल जाएगी। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, माही घर आजा, हर बूंद सिफारिश है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा। बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, जो मेरी मर्जी है। बहुत सुंदर भजन सुनाने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। और आज हमारे ग्रुप को एक गायक और मिल गया। ऋचा की आवाज बहुत अच्छी है। धन्यवाद गुरुजी। कल मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। जय माता दी।